एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन एंड टेक गुरु में। मित्रों, आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत ऐड क्वेश्चन टैग, मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सीखने वाले हैं, जो कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। मित्रों, बहुत सारी परीक्षाओं में, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और स्कूल और कॉलेज के एग्ज़ाम में भी ऐड क्वेश्चन टैग और मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे व्याकरण पूछे जाते हैं। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो मित्रों, चलते हैं और सीखते हैं आज नए 2 व्याकरण। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि आज हम ऐड अ क्वेश्चन टैग और हम मेक अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मित्रों, हम लोग ऐड अ क्वेश्चन टैग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ऐड अ क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं और परीक्षा में ऐड अ क्वेश्चन टैग के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड अ क्वेश्चन टैग के नियम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको नियम बताऊंगा कि हमें क्या क्या करना है। बहुत ही आसान व्याकरण है, आप आसानी से कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अगर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो बच्चों, हमें करना क्या है, पहले मैं आपको कुछ नियम बता देता हूं, फिर मैं आपको उदाहरण दूंगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपको उदाहरण से ही क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, ऐड अ क्वेश्चन टैग जो व्याकरण है उसे हमें कैसे हल करना होगा। तो सबसे पहले परीक्षा में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि मेक ऐड अ क्वेश्चन टैग, मतलब आपको इसका ऐड अ क्वेश्चन टैग बनाना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है बच्चों, सबसे पहले यानी सर्वप्रथम आपको पूरा वाक्य लिख लेना है। ठीक है, पूरा वाक्य लिखने के बाद आपको क्या करना है, पूर्ण विराम निकालना है तथा वहाँ पे आपको लगाना है अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है बच्चों, अल्प विराम मतलब होता है कॉमा। आपको क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। तो आपका जो वाक्य रहेगा बच्चों, उसमें पूर्ण विराम रहता है। पूर्ण विराम मतलब ए वाला। ठीक है, खड़ी लाइन को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे वाक्य खत्म होता है उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। और कॉमा आपको मालूम ही है कि पूरा वाक्य लिखने के बाद हम क्या लगाते हैं, वाक्य में ठहराव डालने के लिए हम कॉमा लगाते हैं। तो आपको क्या करना है, पूरा वाक्य लिखना है, लेकिन पूरा वाक्य लिखने के बाद आपको पूर्ण विराम निकाल कर आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है। ठीक है, अब हम दूसरा नियम क्या देखते हैं। दूसरी बात क्या करना है आपको, कॉमा की तुरंत बाद आपको सहायक क्रिया लिखनी है। बच्चों, सहायक क्रिया क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। अभी हेल्पिंग वर्ब हम कौन कौन सी क्रियाओं के बारे में जानते हैं, जैसे इज हुआ, एम हुआ, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल। ये सारी जो क्रियाएं हैं बच्चों, इन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब, यानी जो मुख्य क्रिया रहती है बच्चों, उनकी ये सहायता करती रहती है। तो आपको क्या करना है, अल्प विराम लगाने के बाद आपको अल्प विराम यानी कॉमा लगाने के बाद आपको तुरंत सहायक क्रिया लिखना है, जो सहायक क्रिया उस वाक्य में दी गई है। इसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको देखना है कि कहीं वाक्य में नकारात्मक भाव तो नहीं हो, मतलब क्या, कहीं वाक्य में नॉट तो नहीं लगा हो। अगर ऐसा है तो क्रिया के साथ नॉट, अगर आपको न हो, इसका मतलब ये है कि अगर नॉट नहीं लगा हो तो आपको क्रिया के साथ नॉट लगाना है। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर आपको इज दिया है, आपके वाक्य में अगर इज दिया है, जैसे ही इज अ बॉय, तो यहाँ पे इस वाक्य में आपको नॉट नहीं लगा है, तो आपको क्या करना है कि जो सहायक क्रिया है, जो इज है, इज के साथ नॉट लगाना है। मतलब इज के साथ नॉट लगाओगे तो क्या होगा, इज नॉट, या संक्षिप्त रूप में हम उसे क्या कहते हैं, इजंट। जैसे वाज रहेगा तो वाज नॉट, तो वाज नॉट को हम संक्षिप्त में क्या लिखेंगे, वजंट लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों बातों पे ध्यान रखना है। और यदि देखिए दिए गए वाक्य में नॉट पहले से है, अगर नॉट लगा है, जैसे ही इज नॉट अ बॉय, ठीक है, तो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, नॉट निकाल देना है। देखिए, 2 बातों पे ध्यान रखना है। मैं आपको उदाहरण देने वाला हूँ, सिर्फ पहले नियम देख लीजिए। यहाँ पे पहला जो नियम है कि आपको देखना है नॉट लगा है कि नहीं। अगर नहीं लगा है तो लगा देना है, और लगा है तो निकाल देना है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए 5वां जो नियम क्या कहता है, इसके बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट रहता है, जो वाक्य में करता रहता है, आप उसका प्रोनाउन लिख लीजिए। अब प्रोनाउन का मतलब क्या है बच्चों, जैसे राम इज अ बॉय है, तो राम के लिए प्रोनाउन क्या लगेगा, ही लगेगा। ठीक है, अब सीता इज अ गर्ल, तो सीता के लिए प्रोनाउन क्या लगेगा, सी लगेगा। ठीक है, तो और प्रोनाउन पहले से ही दिया है तो आपको प्रोनाउन
जैसे का तैसा लिख लेना है और अंत में आपको लगाना है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या लगाना है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ध्यान में रखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह भूलना नहीं है। और इसके साथ साथ एक दो चीज़ों के बारे में आपको और ध्यान रखना है कि बहुवचन कर्ता के साथ आपको हमेशा क्या लगना है? एवरीवन, एवरीबॉडी का उपयोग करना है, के साथ साथ दे का भी प्रयोग करना है। ठीक है, अगर बहुवचन अगर वाक्य में आपको बहुवचन का भाव प्रकट हो तो आपको कर्ता के रूप में यानी प्रोनाउन के रूप में आपको ये सारी चीज़ें लगानी है। ठीक है, और एक वचन कोई निर्जीव चीज़ है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन का इस्तेमाल करने वाले हो? आप इट का इस्तेमाल करने वाले हो। ठीक है, तो आपको मैंने जो नियम बताए बच्चों, आपको समझ में आना चाहिए मित्रों, आपको समझ में आना चाहिए कि ये सारे नियम क्या है। अब ये जो नियम मैंने आपको बताए, एक एक नियम, ये जो भी नियम है, इसके आधार पर हम अलग अलग प्रकार से ऐड अ क्वेश्चन टैग बनाना सीखेंगे। अब ऐड अ क्वेश्चन टैग बनाते समय हमें क्या करना है? अलग अलग टाइप, अलग अलग प्रकार होते हैं, उनके बारे में हमें सबसे पहले समझ लेना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी टाइप 1 की बात कीजिए, अभी आपका टाइप 1 है बच्चों। अब टाइप 1 में क्या दिया गया? देखिए, जब दिया गया वाक्य सरल हो, ठीक है, जब सिंपल एकदम हो, तो हमें क्वेश्चन टैग बनाते समय क्या करना है? क्रिया के साथ नॉट लगाना है। अभी मैंने आपको नियम में बताया था बच्चों कि जब भी आप वाक्य पढ़ेंगे, पहली बात ये ध्यान में रखेंगे कि आपको वाक्य में क्या दिया है, नॉट लगा है कि नहीं लगा है। तो देखिए, एक उदाहरण मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है राजू इज वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इज जो दिया है, यहाँ पे पूरा वाक्य देखिए, यहाँ राजू इज वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। ठीक है, अभी ये वाक्य में आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों? देखिए, अभी राजू इज वेरी हार्ड वर्किंग बॉय जो दिया है, इसमें इज के साथ नॉट नहीं लगा है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करने वाले हैं बताइए? अब हम क्या करेंगे? अब हमें नियम क्या कहता है कि हमें पूरा वाक्य, अभी अगर इसका आपको ऐड अ क्वेश्चन टैग बनाना है तो आपको क्या करना है? ये पूरा वाक्य कॉपी कर लेना है। देखिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये जो आपका क्वेश्चन है राजू इज वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, तो आंसर में भी मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों? देखो, राजू इज वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। ठीक है, तो यहाँ अभी डॉट रहता है, फुल स्टॉप रहता है। इंग्लिश में हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, और हिंदी में हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। तो ये फुल स्टॉप को हमें कन्वर्ट कर देना है कॉमा में। तो यहाँ पे देखिए, बॉय के आगे हमने कॉमा लगा दिया, बॉय के आगे क्या लगाया है? कॉमा लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है? इसकी सहायक क्रिया क्या है? तो सहायक क्रिया है इज। अब इज में आपको लगाना है नॉट, तो होता है इज नॉट, लेकिन इज नॉट को संक्षिप्त रूप में हम लिखते हैं इजंट। क्या लिखते हैं? इजंट। और एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा था कि जो कर्ता रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसका प्रोनाउन लिखना है। तो यहाँ राजू क्या है? राजू कर्ता है, यानी राजू सब्जेक्ट है। देखिए, राजू क्या है? आपका सब्जेक्ट है। तो राजू के हिसाब से कर्ता में क्या लगेगा? उसका प्रोनाउन क्या बनेगा? तो ही बन जाएगा। ठीक है, और आखिरी में हमें क्या कहा गया था कि आखिरी में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो देखिए, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। तो बच्चों, ये जो कॉमा के बाद आप लगा रहे हो ना, कॉमा के आगे जो लिख रहे हो, यही आपका आंसर है। कॉमा के आगे क्या आपने लिखा? इजंट ही, यही आपका मुख्य आंसर है। ठीक है, बाकी तो आपने वाक्य को लिखा। तो बच्चों, अब इसके आगे एक और उदाहरण मैं देता हूं, इसी पे आधारित रहेगा। जैसे देखिए, लिखा है टेबल इज मेड अप ऑफ वुड। ठीक है, टेबल इज मेड अप ऑफ वुड। कितना आसान वाक्य दिया गया है बच्चों। अब खाली आपको क्या ध्यान देखना है कि इसमें नॉट लगा है कि नहीं लगा है। तो नहीं लगा है, तो आपको क्या करना है? आंसर में पूरा कॉपी करना है, टेबल इज मेड ऑफ वुड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में तो डॉट लगा है, फुल स्टॉप, क्योंकि वहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन आपको लगाना है कॉमा, तो यहाँ लगा दीजिए कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद इज, इज क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो इज के साथ नॉट नहीं लगा है, तो हम लगाएंगे नॉट। तो नॉट लगाएंगे तो इजंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजंट। इज नॉट भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट इज इसका संक्षिप्त रूप लिखे, इजंट। और टेबल क्या होता है बच्चों? अभी मैंने बताया था, निर्जीव चीज रहेगी तो उसका प्रोनाउन क्या होगा? निर्जीव चीज का प्रोनाउन होता है ईट, तो लगा दिया आपने ईट। अब ईट के बाद आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया इजंट ही। आपका मुख्य आंसर क्या हो गया? इजंट ही। ठीक है, इसी प्रकार एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इस कैटेगरी के अंतर्गत। जैसे लिखा है दे आर गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, वो बाजार जा रहे हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? फिर से हम देख लेते हैं। अभी इसमें जो सहायक क्रिया है
वो आर है, आर के साथ नॉट लगा ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, पूरा वाक्य पहले कॉपी करना है। तो कॉपी कर लीजिए, दे आर गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पे मार्केट के बाद आपको लगा दीजिए कॉमा, क्योंकि नियम कहता है कि कॉमा लगाना है। और कॉमा लगाने के बाद बच्चों देखो आर, आर का क्या होता है, आर नॉट होता है अगर नॉट लगा होगा, बट हम उसको संक्षिप्त रूप में क्या लिखेंगे, अरेंट। क्या लिखेंगे, अरेंट। ठीक है, दे है वो तो प्रोनाउन पहले से ही है, तो जो प्रोनाउन पहले से ही रहेगा और सब्जेक्ट की जगह पे, कर्ता की जगह पे प्रोनाउन पहले से लिखा है, तो वही प्रोनाउन आप कर लीजिए कॉपी। और कॉपी करने के बाद लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। ध्यान में रखिए बच्चों, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। ठीक है, तो ये होगी पहली कैटेगरी। अब हम आते हैं टाइप नंबर 2 यानी कैटेगरी नंबर 2। जरा इसमें देखते हैं किस प्रकार के वाक्यों का समावेश रहेगा। देखिए, दिए गए वाक्य में नॉट लगा हो तो क्वेश्चन टैग बनाते समय नॉट निकालें। ठीक है, चलिए, ये तो हमें मालूम ही है कि नॉट लगा हो तो निकाल दीजिए और नहीं लगा है तो लगा दीजिए क्वेश्चन टैग बनाते समय। अब यहाँ पे हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिखा है, सुनील कैन नॉट जंप ऑन द रोड। देखिए, सुनील कैन नॉट जंप ऑन। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रिया के रूप में क्या दिया गया है, कैन नॉट दिया गया, कैन के साथ नॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, पूरा वाक्य एज इट इज कॉपी करेंगे। तो सुनील कैन नॉट जंप ऑन द रोड लिखा, फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, कॉमा। अब देखिए, यहाँ पे क्रिया के रूप में क्या है, कैन होता है। ठीक है, तो कैन के साथ नॉट लगा है तो हम वो नॉट निकाल देंगे, तो यहाँ हो जाएगा कैन। ठीक है, और कैन के साथ सुनील, सुनील का क्या हो जाएगा, सुनील का प्रोनाउन क्या बनेगा बच्चों बताइए, सुनील का प्रोनाउन बनेगा ही। तो यहाँ पे हो गया कैन ही। लेकिन एक चीज़ और करना है, क्वेश्चन टैग बनाते समय हमें लगाना है क्वेश्चन का सिंबल, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो प्रश्न, जिसको हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहते हैं, तो वो लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा वाक्य देख लीजिए, सी कुड नॉट रीड द बुक। तो कितना आसान ग्रामर बच्चों, आपको पूरा वाक्य लिख लेना है, सी कुड नॉट रीड द बुक और लगा दीजिए कॉमा। अब देखिए, कुड नॉट, नॉट लगा हुआ है तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, तो हम लगाएंगे यहाँ पे कुड। और कुड के आगे देखिए ऑलरेडी प्रोनाउन, सब्जेक्ट की जगह पे अगर पहले से प्रोनाउन है तो आप उसको सी पढ़िए, सी लिख दीजिए। तो सी दिया है तो सी के लिए आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आगे देखिए बच्चों, एक तीसरा व्याकरण देख लीजिए, तीसरा उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है, चिल्ड्रंस आर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन तो बहुवचन होता है, तो अभी चिल्ड्रंस आर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिल्ड्रंस आर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन, पूरा वाक्य लिखिए, लगा दीजिए कॉमा, जो कॉमा लगाया है। अब देखिए आर है और आर के साथ नॉट लगा है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो यहाँ लगाएंगे आर, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे दे। ठीक है, तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, आर दे, और यहाँ पे लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो गई कैटेगरी नंबर 2। तो कैटेगरी नंबर 2, फिर इसके बाद आती है कैटेगरी नंबर 3 यानी टाइप नंबर 3। अभी टाइप 1 टाइप 2 आपको समझा होगा बच्चों, नियम सेम है, खाली आपको वाक्य का जो स्वरूप रहेगा वो थोड़ा बदला हुआ नजर आएगा टेंस के हिसाब से। बच्चों एक बात मैं फिर से कहूँगा कि अगर आपको टेंस के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल चाहिए, तो आप मेरे ब्लॉग वेबसाइट knowledgeguru.com पे जा सकते हैं। इस साइट पे जाने के बाद आपको जितने भी अंग्रेजी के व्याकरण, जैसे नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, और खास करके जो 12 टेंस होते हैं, इनके बारे में अगर आपको विस्तृत जानकारी जाननी है तो आप knowledgeguru.com पे जाके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी, वहाँ से आप क्लिक करके जाके पूरी जानकारी देखिए, क्योंकि ये व्याकरण तभी समझ में आते हैं बच्चों जब आपको टेंस अच्छी तरह से समझ में आता है। एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, ये सब बेसिक ग्रामर है। अगर ये आपको अच्छी तरह से पढ़ाया नहीं गया होगा या आपको इनके बारे में जानकारी नहीं होगी तो अंग्रेजी के जो व्याकरण रहते हैं थोड़ा उसे समझने में कठिनाई होती है। तो प्लीज़ आप knowledgeguru83.com पे जाइए और इंग्लिश ग्रामर की कैटेगरी बनाई गई है, उस कैटेगरी में जाके आप सभी जो ग्रामर है, खास करके जो टेंस है, जिसमें हम 12 टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आप वहाँ पे जाके विजिट कीजिए और जानकारी ग्रहण कीजिए। और वो करने के बाद, जानकारी ग्रहण करने के बाद आप आसानी से इन सभी व्याकरण को, या आने वाले समय में और भी व्याकरण मैं लेने वाला हूँ, जैसे चेंज वॉइस हुआ, चेंज डिग्री हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हुआ, ये सभी व्याकरण में लेने वाला हूँ। तो आप ज़रूर विजिट कीजिए और उसकी जानकारी प्राप्त कीजिए।
चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइप 3 में पहुंच गए हैं। तो टाइप 3 में क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हुई। अब मैं यहाँ पे आपको टेंस तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि टेंस की जानकारी थोड़ी होनी चाहिए आपको। अगर इस सामान्य वर्तमान काल यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस या इसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी कहते हैं, अगर उसकी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट की लिंक दी गई है knowledgeguru83.com, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है बच्चों, वाक्य में यस मतलब जो क्रिया होती है ना उसमें यस या ईएस लगे होते हैं। ठीक है, तो उनका क्वेश्चन टैग बनाओगे कैसे, उनका क्वेश्चन टैग बनाते समय आप डजंट का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है बच्चों उसकी सहायक क्रिया होती है डज या डू। ठीक है, और नेगेटिव लगाते हैं डजंट हो जाता है और डू से डोंट हो जाता है। चलिए अब एक वाक्य देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सुनीता ईट्स अ मैंगो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या नजर है, ईट क्या होती है सहायक, ईट क्या होती है मुख्य क्रिया। अब इसमें यस लगा हुआ है तो यस लगने की वजह से ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, आपको लिखना है पूरा वाक्य, सुनीता ईट्स अ मैंगो। अब इसमें क्या होता है बच्चों, अब यहाँ पे कुछ बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड विल शैल, ये दिखने में तो आसानी से दिखने में तो बच्चे आसानी से समझ जाते हैं और कर भी देते हैं, बट ऐसे केस में जिसमें देखो यहाँ पे इट्स लिखा है तो यहाँ पे बच्चों को होता है कंफ्यूजन, उन्हें समझ में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें मुख्य क्रिया लगानी होती है वो दिखती नहीं है। जैसे अभी इसके पीछे वाले उदाहरण में आपको इज दिखा तो इजंट कर दिया आपने, है ना, आर दिखा तो आरंट कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा होगी। इसके लिए आपको व्याकरण समझ में आना चाहिए, खास करके टेंस समझ में आना चाहिए, और टेंस के आधार पर जो वाक्य दिया गया रहेगा उस वाक्यों को आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि ये वाक्य कौन से टेंस का है। चलो, तो अभी इट्स आया है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य दिया गया है बच्चों, तो इसके हिसाब से हमको लगाना है डजंट, क्योंकि नेगेटिव नहीं दिया गया है, नॉट नहीं लगाया गया, तो यहाँ पे हम लगाएंगे डजंट, और डजंट के बाद बच्चों हम लगाएंगे, अभी सुनीता है, सुनीता तो गर्ल है, लड़की है, तो इसके लिए प्रोनाउन सी का प्रयोग किया जाएगा, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, अभी आपको क्या लिखना है, दूसरा देखिए, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे देख लीजिए क्रिया में ईएस लगा है, तो डेफिनेटली ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जहाँ पे हम डजंट लगाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, देखिए आंसर हो जाएगा आपका ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, पूरा लिख लीजिए, और उसके साथ आपको लगाना है डजंट ही, क्योंकि प्रोनाउन दिया है, और लास्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, सिंबल। अब आगे का उदाहरण देखिए बच्चों, देखिए जैसे लिखा है राजू रीड्स अ स्टोरी बुक। ठीक है, तो यहाँ भी रीड में यस लगा हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ही वाक्य है। पूरा वाक्य आपको लिख लेना है एज इट इज। अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे किया जा रहा है, लगा दीजिए कॉमा, कॉमा लगाने के बाद अभी मुझे पहचान में आ गया है कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, तो मैं लगा दूंगा डजंट। क्या लगाऊंगा, डजंट, और फिर राजू के हिसाब, राजू का जो प्रोनाउन होगा वो होगा ही, और आखिरी में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह बच्चों। ठीक है, तो अभी ये जो वाक्य था थोड़ा सा कठिन इसलिए है कि जिन बच्चों को टेंस नहीं पता होगा उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों टेंस की जानकारी पहले प्राप्त कर लीजिए, फिर आपको ये ग्रामर अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अभी टाइप नंबर 4 में आ जाइए, तो कैटेगरी नंबर 4 में हम लोग आते हैं। अभी कैटेगरी नंबर 4 क्या है बच्चों, जब दिया गया वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो। देखिए ये भी प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य है, बट यहाँ पे यस या ईएस नहीं लगा होगा। अच्छा, तो नहीं लगा होगा तो क्वेश्चन टैग बनाते समय डोंट का प्रयोग कीजिए। देखिए अब यहाँ ऊपर वाले वाक्य में यस या यस दिया गया था, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया है, तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए वाक्य यू सिंग अ सॉन्ग। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि सिंग, यू क्या होता है बच्चों, यू हम इसको प्लूरल प्रोनाउंस में लेते हैं, तो इसीलिए जो सिंग है वर्ब उसके साथ यस नहीं लगाया गया है। आप जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये सारी जानकारी प्राप्त होगी। तो आपको करना क्या है, यू सिंग अ सॉन्ग लगा दीजिए। अभी हमें पता चल गया है कि ये जो वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होने की वजह से हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है डोंट यू। यू प्रोनाउन है, यू का यू ही रहेगा। अब आगे देखिए, जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, आई राइट अ लेटर। ठीक है, मैं एक पत्र लिखता हूँ, पूरा वाक्य एज इट इज लिखना, आई राइट अ लेटर। अब मुझे पता चल गया है इसमें राइट जो है मुख्य क्रिया है, इसमें यस यस नहीं लगा है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, तो हमें लगाना है डोंट का इस्तेमाल करना है और आई लिखना है। इसी प्रकार देखिए, दे गिव मी ए मैंगो। थोड़े मैं फास्ट उदाहरण ले लेता हूँ। दे गिव मी ए मैंगो, तो आपको पूरा वाक्य लिखना है, दे गिव मी ए मैंगो। यहाँ पे कॉमा लगाया नहीं है, लेकिन आपको लगाना है। तो आपको क्या करना है, डोंट दे।
यानी पूरा वाक्य लिखने के बाद कॉमा लगाना ही लगाना है, बाद में डोंट दे लगाइए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइए बच्चों, कॉमा लगाना जरूरी है। अभी हम आते हैं कैटेगरी नंबर 5 यानी टाइप नंबर 5 में। अभी टाइप नंबर 5 क्या होता है बच्चों, इसके भी वाक्य थोड़े कठिन होते हैं क्योंकि इसके वाक्य होते हैं सामान्य भूतकाल के। अब सामान्य भूतकाल में भी आपको सहायक क्रिया नहीं नजर आएगी जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। तो इसका क्वेश्चन टैग बनाते समय क्या करोगे बच्चों, इसका क्वेश्चन टैग बनाते समय आप डिडंट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो देख लीजिए, जैसे आई रोट अ लेटर, यहाँ पे लिखा है आई रोट अ लेटर। अब देखो बच्चों, मुझे कैसे पता चला कि ये पास्ट टेंस है। देखो राइट जो होती है मुख्य क्रिया होती है, राइट का जो दूसरा रूप होता है रोट, और पास्ट टेंस में क्रिया का दूसरा रूप ही लिखा जाता है, ठीक है। और पास्ट टेंस का नियम क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म मतलब जो क्रिया का दूसरा रूप प्लस आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे क्रिया क्या है बच्चों, राइट मुख्य, उसका जो फर्स्ट फॉर्म है राइट है लेकिन सेकंड फॉर्म क्या है, रोट दिया गया है। तो इससे पता चल जाता है कि ये पास्ट टेंस है। अच्छा, तो आपको किसका इस्तेमाल करना है, आपको लिखना है पूरा वाक्य से, एज इट इज पूरा वाक्य लिख लीजिए। पूरा वाक्य लिखने के बाद आपको लगा देना है डिडंट आई, क्योंकि पास्ट टेंस के लिए डिडंट लगाना है। अब देखिए, ये तो थोड़ा आसान है, ही डिड नॉट ईट अ मैंगो। अब इसमें क्या हो गया बच्चों, ये तो पहचान में आ गया, आसानी से पहचान में आ गया, क्योंकि डिड के साथ नॉट लगाई है। तो हमें क्या करना है, पूरा वाक्य लिखना है, कॉमा लगाना है। अब सहायक क्रिया तो हमें मिल गई है, सहायक क्रिया क्या है, डिड, और नॉट लगा हुआ है तो नॉट निकाल देना है। तो डिड ही इसका आंसर होगा, और आखिरी में आपको लगा देना है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना। इसी प्रकार का उदाहरण देख लीजिए बच्चों, सीता डिड नॉट लाइक एन आइसक्रीम। आपको पूरा वाक्य लिखना है, सीता डिड नॉट लाइक एन आइसक्रीम, कॉमा लगाइए। अब डिड नॉट क्या है बच्चों, ये डिड क्या है, सहायक क्रिया है लेकिन इसमें नॉट लगा है, तो हमारे ऐड क्वेश्चन टैग में हम नॉट निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डिड शी और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दीजिए। तो ये हो गया आपका आंसर। बच्चों एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको टेंस की पूरी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप knowledgeguru83.com वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी वीडियो के नीचे। आप वहाँ से लिंक को क्लिक करके जाइए और पूरे टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, तभी आपको बाकी के जो व्याकरण है अच्छी तरह से समझ में आएंगे। अब आइए टाइप नंबर 6 पे आइए। अभी भी ऐड क्वेश्चन टैग चल ही रहा है बच्चों। जब दिए गए वाक्य की शुरुआत लेट से होती है, अब ये सारे नियम जो हैं बच्चे बड़े आसान हैं, आपको समझने में बहुत आसान होंगे। जब वाक्य की शुरुआत ही लेट से हो जाती है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय बच्चों आपको शैल आई का प्रयोग करना है, शैल वी का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, शैल वी का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या करना है बच्चों, लेट्स टॉक विथ मी, ठीक है, लेट्स टॉक विथ मी। तो आपको क्या लगाना है यहाँ पे, लेट्स टॉक विथ मी का क्या हो जाएगा, पूरा वाक्य लिखिए लेकिन लगा दीजिए यहाँ पे शैल वी, क्या लगा दीजिए, शैल वी, ठीक है। तो आइए, नियम तो फिक्स है बच्चों, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, इसमें कोई टेंस पहचानना नहीं है, खाली आपको क्या ध्यान है, लेट्स कॉल चिल्ड्रन, पूरा वाक्य लिख लिए, लेट्स कॉल चिल्ड्रन, और इफ आंसर भी इसका फिक्स, शैल वी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लेट्स गो, अभी देखिए तीसरा वाक्य देखिए, लेट्स गो, तो पूरा लिखिए लेट्स गो शैल वी। तो इसमें कोई टेंस की आपको विशेष जानकारी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि लेट्स से शुरुआत होगा तो शैल वी का प्रयोग करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों अब हम आते हैं टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 जो है बच्चों, जब वाक्य की शुरुआत लेट मी से हो, देखिए ये भी नियम फिक्स है बच्चों। तो आपको क्वेश्चन टैग बनाते समय किसका प्रयोग करना है, शैल आई का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है बच्चों, शैल आई का प्रयोग करना है, ठीक है। इसके पहले हमने क्या किया, लेट्स वाला, अभी हमें शैल आई का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, लेट मी गिव यू योर पेन, तो पूरा वाक्य लिखिए, लेट मी गिव यू योर पेन, और आपको लगा देना है, क्या प्रयोग करना है, शैल आई का प्रयोग कर देना है, ठीक है। आसान है, सिर्फ लेट मी ध्यान में रखिए। यहाँ पे दूसरा देखिए, लेट मी टेल यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, पूरा वाक्य लिख लीजिए, लेट मी टेल यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कॉमा लगाइए। यहाँ तो पता ही है कि लेट मी के शुरू वाले वाक्य जो रहते हैं हमें शैल आई लगाना था, क्वेश्चन मार्क लगाना। अब बच्चों आते हैं हम लोग टाइप नंबर 8 में। टाइप नंबर 8 में क्या है बच्चों, देखिए जब वाक्य की शुरुआत क्रिया से होती हो तो क्वेश्चन, अब ये भी एक नियम है, ठीक है। तो इस नियम में क्या है, जब वाक्य की शुरुआत क्रिया से होती है तो आपको बनाना है, क्या लगाना है, विल यू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, विल यू का प्रयोग करना है। तो ये भी आप ध्यान में, जैसे टेक योर पेंसिल, अपनी पेंसिल ले लो, यहाँ पे आप ऑर्डर दे रहे हो, है ना। तो ये जो टेक होता है बच्चों, ये क्रिया होती है। जब वाक्य की शुरुआत क्रिया से होती है तो आपको करना क्या है, आपको ये पूरा वाक्य लिख लेना है और आगे चल के विल यू का इस्तेमाल कर देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी को।
अभी आगे क्या करना है बच्चों, देखिए जैसे इमेजिन दिस पिक्चर इन योर माइंड। अभी इमेजिन भी तो वर्ब ही, क्रिया ही है, तो आपको क्या करना है, इसकी आंसर के लिए क्या करना है, पूरा वाक्य लिख लीजिए। जैसे देखिए इमेजिन दिस पिक्चर इन योर माइंड, और फिर आपको लगा देना है विल यू, यानी क्रिया से शुरू होने वाले जो वाक्य रहेंगे उसको विल यू से आपको आंसर करना है। हेल्प द पुअर पीपल, ये भी क्या है, अभी ये भी तो क्रिया से शुरू होने वाला ही वाक्य है, तो पूरा लिखिए हेल्प द पुअर पीपल, कॉमा लगाइए और विल यू। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको कोई टेंस की विशेष ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हो। अब बच्चों थोड़ा टाइप नंबर 9 में आइए। टाइप नंबर 9 क्या कहता है कि अगर दिए गए वाक्य में विल हो, देखो विल हो, तो विल को आप क्या करोगे, ओंट लिखोगे। ठीक है, एम हो, देखो जरा ध्यान दीजिए, ऐसे वाक्य आते हैं, एम का एमेंट मत लिखना है वरना गलत हो जाएगा, अरेंट लिखना है। हाँ, ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या स्कूल के ग्रामर में या कॉलेज के व्याकरण में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे एम का एमेंट लिख देते हैं। एम नहीं लिखना है, एम नॉट नहीं लिखना है बच्चों। शैल रहेगा तो शैंट लिखना है। ठीक है, शैल रहेगा तो शैंट लिखना है। चलो अब हम कुछ देख लेते हैं, इसी से मिलता जुलता कुछ है, जैसे आई विल डू माई वर्क। ठीक है, तो विल का क्या है, आई विल डू माई वर्क, विल का क्या बनाना है, ओंट आई लिखना है। क्या बनाना है, ओंट आई। ठीक है, जैसे आई एम हेल्पिंग द पुअर पीपल, अब देख लीजिए अब यहाँ पे एम दिया हुआ है, तो एम का एमेंट नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, आई एम हेल्पिंग दी पुअर पीपल, और नॉट भी नहीं लगा है, तो एम का बनाओगे एरेंट। ठीक है, और आई लिखोगे क्योंकि आई प्रोनाउन में दिया गया, और लास्ट में आपको लगा देना है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह बच्चों। ठीक है, वी शैल डू आवर ड्यूटी, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ देखिए शैल दिया है, तो यहाँ पे वी शैल डू आवर ड्यूटी, कॉमा लगाइए, शैल का क्या लिखा है, शैंट वी, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, तो ये सारे नियम बच्चों आपको मैंने जो बताए, 1 से लेकर 9 नियम, अगर इन नियम को अगर आप ध्यान दे देते हो बच्चों, तो आप ऐड अ क्वेश्चन टैग का कोई भी वाक्य आएगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, उन्हें बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो एक चीज़ आपको बहुत महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है कि जो ऐड अ क्वेश्चन टैग, एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा, बनाते समय बच्चों आपको एक जानकारी शेयर करूंगा कि जो वर्ब रहती है, जैसे हमने डू लिखा, तो डू का क्या हो गया बच्चों, देखिए जरा, डू था तो हमने उसका नेगेटिव क्या किया, डोंट किया, बरोबर किया, याद है आपको। फिर मैंने डज लिखा, तो डज का क्या किया, डजंट। नॉट डिड रहेगा, तो डिड का क्या होता है, नेगेटिव बनाते समय क्या लिखते हो, डिडंट। लेकिन पहले से अगर बच्चों डिडंट दिया है तो आप डिड लिखोगे। हाँ, इसका उल्टा भी हो जाएगा, मतलब इज दिया है तो आप लिखोगे इजंट, लेकिन वाक्य में इजंट यानी इज नॉट दिया है तो आपको लिखना है इज। तो एम का क्या लिखना है बच्चों, अगर एम दिया है तो एरेंट लिखना है। ठीक है, आर दिया है तो क्या लिखना है, एरेंट लिखना है। जरा ध्यान दीजिएगा एम वाले पोर्शन पे। इसी प्रकार अगर आपको वाज दिया है तो आपको वाजंट लिखना है क्वेश्चन टैग बनाते समय। वेयर दिया है तो आपको वेरेंट बनाना है। ठीक है, हैज़ दिया है तो आपको हैजेंट लिखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। हैव दिया है तो आपको हैवेंट लिखना है। हैड दिया है तो आपको क्या लिखना है, हैडेंट। हैडेंट का मतलब हैड नॉट होता है। और विल दिया रहेगा तो क्या लिखना है बच्चों, विल का वोंट लिखना है। कभी कभी वाक्य में शैल का शैंट लिखना है, कैन का कांट लिखना है, कैन नॉट। ठीक है, कुड का क्या लिखोगे, कुडंट, ही कुडंट रन, है ना। उड का क्या लिखोगे, उडंट। मे का क्या लिखोगे, मे का मे नॉट या मेंट। माइट का माइटेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों की आपका वाक्य बनाते समय ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों आपको आज मैंने ऐड अ क्वेश्चन टैग के बारे में अच्छी जानकारी दी और ऐड अ क्वेश्चन टैग के नियम आपको मैंने बताए। अब हम क्या करेंगे, मेक अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों तो मेक अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते समय आपको कुछ नियम है, वो नियम को ध्यान में रखना है। जैसे मैंने आपको ऐड अ क्वेश्चन टैग बताया, तो ऐड अ क्वेश्चन टैग बनाते समय मैंने आपको कुछ नियम बताया। तो मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो व्याकरण है बच्चों, इसके भी कुछ नियम है। तो इसमें आपको इस नियम को अगर आप समझ जाते हो तो कोई भी वाक्य आप आसानी से उसका आंसर हल या लिख सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं नियम बता देता हूं बच्चों, फिर मैं एक एक उदाहरण लूंगा ना तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। पहले नियम समझ लीजिए। आपको
वाक्य तो दिया ही गया होगा, जिस वाक्य का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है आपको, मेक एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो उसका तो वाक्य दिया गया ही होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए वाक्य की जो शुरुआत करना है, यहाँ पे जब एक्सक्लेमेटरी बनाते हैं तो हम किससे करते हैं, हाउ से करना होता है, या व्हाट एंड से करना होता है, या व्हाट ए से करना होता है। ठीक है, इन तीनों में से किसी का एक उपयोग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा। पहले समझ लीजिए कि आपको शुरुआत कैसे करना है। जब वाक्य दिया गया है तो इन तीनों में से किसी एक से वाक्य की शुरुआत करनी रहेगी। अगर वाक्य में वेरी दिया है, ध्यान दीजिए, अगर वाक्य में ए वेरी दिया है तो एक्सक्लेमेटरी बनाते समय आपको हाउ से शुरुआत करना है। ठीक है, तो वाक्य में वेरी दिया है तो एक्सक्लेमेटरी बनाते समय आपको हाउ से शुरुआत करना है, और वेरी को निकाल भी देना है बच्चों, ये भी ध्यान में रखिए। और इसी प्रकार यदि वाक्य में ए वेरी दिया है, देखिए ए वेरी दिया है तो एक्सक्लेमेटरी बनाते समय क्या लगाना है आपको, व्हाट ए लगाना है या व्हाट एन का प्रयोग करना है। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई होगी बच्चों कि सबसे पहले वाक्य की शुरुआत किससे होगी, हाउ से कर सकते हो, व्हाट एन से कर सकते हो, व्हाट ए से कर सकते हो। और वाक्य में अगर प्योर वेरी दिया है, ठीक है, क्या दिया है, सिर्फ वेरी दिया हुआ है तो आपको हाउ से शुरुआत करनी है, लेकिन अगर ए वेरी दिया हुआ है तो व्हाट ए से या व्हाट एन से शुरू करना है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ और है बच्चों, ऐसे वाक्यों में आपको वेरी को भी पहचानना है, और वेरी की जगह पे कभी कभी कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं जैसे सरप्राइजिंगली हो गया, एक्सीडिंगली हो गया, सिंपली हो गया, ठीक है, टू हो गया, क्वाइट, सो, इमेंसली, रियली, एक्सट्रीमली, ये सारे शब्द भी वेरी के स्थान पर आ सकते हैं। तो जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं ना बच्चों, तो हमें इन शब्दों को निकालना रहता है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको पूरी अच्छी तरह से हाउ से जो शुरू होगा वाक्य, जब आप एक्सक्लेमेटरी बनाओगे और हाउ से शुरू करोगे तो आपको क्या क्या लिखना रहेगा। देखिए हाउ से शुरू करते समय आपको लिखना रहेगा हाउ पहले, फिर दूसरे नंबर पे आपको लिखना है एडजेक्टिव जिसको विशेषण कहते हैं, फिर तीसरे नंबर पे लिखना रहेगा सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर इसके बाद वर्ब, और अंत में आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का जो चिन्ह होता है वो लगाना बहुत ही जरूरी है। जैसे ऐड अ क्वेश्चन टैग में आपने क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाया या सिंबल लगाया। ठीक है, तो देखिए अब मैं उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे लिखा है द ताजमहल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वाक्य देखिए जरा, ताजमहल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, इसमें वेरी जो दिया है, वेरी वेरी को क्या करना है, अभी इसमें ध्यान में रखो वेरी दिया है कि अवेरी दिया है, और सिंपली वेरी दिया है। तो अभी नियम में हमने पढ़ा ना कि सिर्फ वेरी दिया है तो वाक्य बनाते समय आप किससे शुरुआत करोगे, वाक्य बनाते समय हाउ से शुरुआत करोगे। तो चलिए हाउ से कर देते हैं, बट नियम जरा देखिए, पहले हाउ लगाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हाउ लिखोगे। ठीक है, अभी ध्यान में रखिए कि जहाँ वेरी दिखाई दे रहा है वो वेरी को आपको क्या करना है, हटा देना है, और वेरी के बाद आपको एडजेक्टिव मिलता है। तो वेरी के बाद एडजेक्टिव क्या दिया गया, वेरी के बाद जो एडजेक्टिव दिया है ब्यूटीफुल दिया गया, तो यहाँ लगाओगे हाउ ब्यूटीफुल। ठीक है, अब इसके आगे देखो हाउ भी हो गया, एडजेक्टिव भी हो गया, अब सब्जेक्ट, अब पीछे आइए, यानी वाक्य की शुरुआत किससे हुई थी, द ताजमहल इज, तो जो ताजमहल है बच्चों वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और वर्ब के रूप में यहाँ क्या दिया है, वर्ब के रूप में आपको इज दिया हुआ है, और अंत में आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा देना है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, आपको वेरी की जगह पे, सिंपल एकदम आसानी से बताऊंगा कि वेरी की जगह पे हाउ लगाए और आगे का पूरा वाक्य लिख दो। वेरी के आगे वाला जो वाक्य, तो वेरी के आगे क्या था, ब्यूटीफुल, वापस पीछे वाला जो वाक्य बचा था, पीछे वाला क्या बचा था, द ताजमहल इज, उसको लिख के मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा दीजिए। अभी देखिए दूसरा वाक्य, इट वॉज वेरी ब्लैक। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा है, वेरी दिया है, वेरी की जगह पे लगा दीजिए हाउ। अब हाउ लगाने के बाद क्या करोगे, आगे का पूरा लिख लीजिए, वेरी के आगे क्या है, ब्लैक ही है। ठीक है, ब्लैक लिख दीजिए, वापस पीछे आइए, पीछे सब्जेक्ट और वर्ब मिलता है, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या दिया है, इज इट दिया है, और वर्ब के रूप में यानी हेल्पिंग वर्ब जो है इसको वॉज दिया है, और अंत में लगाना है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा दीजिए। फिर आगे क्या दिया है, देखो बच्चों, इट इज़ वेरी स्ट्रांग। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करना है, वेरी की जगह आपको लगाना है हाउ, पूरा वाक्य लिख दीजिए स्ट्रांग, और शुरुआत का वाक्य क्या लिखोगे, इट इज। ठीक है, यहाँ इट इज लिख लीजिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वेरी की जगह पे हाउ लगा के आगे का पूरा वाक्य लिखिए, फिर पीछे का जो वाक्य बचता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है वो लिख के आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह बना देना है। ये तो हो गया हाउ से शुरुआत वाला वाक्य। अब व्हाट से शुरुआत वाले वाक्य में क्या करना है, अब व्हाट से शुरुआत क्यों करते हैं, जब वाक्य में अवेरी या ए वेरी आ जाता है तो आपको करना क्या, सबसे पहले लगाना है व्हाट, फिर ए या एन में से जो भी उपयुक्त करेंगे वो करने लायक रहेगा उसका उपयोग करेंगे, फिर एडजेक्टिव लगाना है, फिर वापस बच्चों तो आपको
अगर एडजेक्टिव के आगे नाउन दिया है तो वो लगाइए, और फिर आपको वाक्य की शुरुआत में क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है, और क्या मिलता है बच्चों बताइए, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद आपको मिलेगा वर्ब, और ये हो गया मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तो चलिए एक नियम देख लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ही इज अ वेरी पॉपुलर डॉक्टर, देखिए यहाँ पे अ वेरी या ए वेरी बोलिए, ही इज ए वेरी पॉपुलर डॉक्टर, तो ए वेरी आया हुआ है बच्चों, तो ए वेरी आने की वजह से हमें क्या करना है, शुरुआत वाक्य की शुरुआत किससे करना है, व्हाट ए। अब ध्यान दीजिए ये जो वेरी रहता है बच्चों, इसको हम निकाल देते हैं और उसी के आगे का भाग पूरा लिखेंगे, तो इसके आगे का भाग क्या होता है, पॉपुलर डॉक्टर। अब सब्जेक्ट और वर्ब कहाँ मिलता है, जो वाक्य की शुरुआत हुई है, तो वाक्य की शुरुआत में क्या था, ही इज था, देखिए इसी को लगा दीजिए और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा दीजिए, तो आपका ग्रामर हो जाएगा पूरा कंप्लीट। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ अ वेरी एक्सेलेंट वर्क, ठीक है, इट इज़ अ वेरी एक्सेलेंट वर्क। तो अब इट इज़ ए वेरी एक्सेलेंट वर्क का मतलब क्या है, यहाँ पे ए वेरी आया हुआ है, अब वहाँ पे ए वेरी आने की वजह से आपको लगाना है व्हाट एन। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर वाक्य में ए आया है तो आपने एन क्यों लगाया, तो देखिए ए और एन का प्रयोग करते समय, एन का प्रयोग कब करते हैं, जैसे सामने वाला जो शब्द रहता है अगर उसकी शुरुआत स्वर से होती है, वावेल्स, वावेल्स क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू अगर होती है तो आपको एन लगाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि अगर वाक्य में ए दिया है तो आप ए ही लगाओ। आप ध्यान रखिए कि जो शब्द लिखने वाले हो वेरी के बाद, कहीं तो ऐसा तो शब्द नहीं है कि जिसकी शुरुआत ए ई आई ओ यू से हो रहा है यानी स्वर से हो रहा है, तो आपको ए की जगह एन बदलना है, वरना ग्रामर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो व्हाट एन एक्सेलेंट पूरा लिख लीजिए, यहाँ से लेके पूरा लिख लीजिए और शुरुआत वाला शब्द लिखिए, समझ में है कि नहीं, एक्सेलेंट वर्क के बाद इट इज और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह बना दीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे मैं 2-3 एग्जाम्पल और फटाफट लेता हूँ। दिया जैसे बाबुल वुड इज वेरी स्ट्रांग, देखिए इसमें ए है ही नहीं, शुरुआत कैसे करोगे, हाउ स्ट्रांग बाबुल वुड इज, आपको वेरी की जगह हाउ लगा के आगे का पूरा लिखिए, हाउ स्ट्रांग, और पीछे का क्या मिलेगा, बाबुल वुड। इसी प्रकार देखिए दूसरा वाक्य, राम इज वेरी हैंडसम बॉय, है तो क्या करोगे, इज की जगह क्या लगाओगे, हाउ, आगे का पूरा लिखिए, हाउ हैंडसम बॉय, ठीक है, पीछे आ जाएगा राम इज। इसी प्रकार देख लीजिए, ही इज अ वेरी फेमस टीचर इन द स्कूल, ठीक है, तो अभी क्या करोगे, ए वेरी आया हुआ है तो आपको व्हाट से शुरुआत करना, व्हाट ए या व्हाट एन, तो व्हाट अ फेमस टीचर इन दिस स्कूल ही इज। इसी प्रकार कैंसर इज वेरी डेंजरस डिजीज, तो शुरुआत कैसे होगी, हाउ डेंजरस डिजीज कैंसर इज, वेरी की जगह हाउ लगाओगे। इंग्लिश इज अ वेरी फनी सब्जेक्ट, इंग्लिश इज ए वेरी फनी सब्जेक्ट, अब ए का इस्तेमाल किया है हम लोगों ने, तो ए का इस्तेमाल करने की वजह से क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी व्हाट ए, फिर बाद में आगे का क्या है, वेरी के आगे का भाग क्या था बच्चों, वेरी के आगे का भाग था फनी, तो फनी लगा दीजिए, व्हाट ए फनी सब्जेक्ट, अब शुरुआत किससे हुई है, इंग्लिश से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देख लीजिए, तो इस प्रकार आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के भी उदाहरण को आप हल कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे कुछ सेल्फ प्रैक्टिस के लिए उदाहरण दिए गए हैं, अगर आपको इसके आंसर आएंगे तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर इनके आंसर लिखिएगा। जैसे सचिन तेंदुलकर इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, ठीक है, ये हो गया, ये वाक्य हो गया। फिर इसके बाद हुआ ही इज़ अ सिंपल बॉय, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री। इसी प्रकार इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी सब्जेक्ट, वापस वही शब्द रिपीट हुआ है जिसका मैंने आंसर पहले से ही दे दिया है, तो आपको 6th 7th 8th करना है, कमेंट में इनके आंसर लिखना है बच्चों। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो आप अच्छी तरह से इसका आंसर या आंसर हल कर सकते हो बच्चों। तो बच्चों आज हमने 2 व्याकरण सीखे हैं, एक है ऐड अ क्वेश्चन टैग और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो बच्चों आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको आएगा। आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपको अंग्रेजी व्याकरण अच्छे से समझना है तो समझने के लिए आपको टेंस का ज्ञान होना ज़रूरी है, और टेंस के ज्ञान के लिए बच्चों मैंने आपको बताया है कि मेरी वेबसाइट आप knowledgeguru83.com पे विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां से क्लिक करके जाइए, सारे टेंस की जानकारी प्राप्त कीजिए, फिर इसके बाद आपको एक ग्रामर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और शेयर करने के बाद बच्चों आप अपने फीडबैक को ज़रूर मुझे बताइए। और
अगर आपको कुछ समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं आपकी समस्या को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। तो बच्चों, आज का व्याकरण यहीं पे होता है समाप्त। धन्यवाद। थैंक यू।